झूठ बेनकाब हो गया, सच फतेयाब हो गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी मोहर सब्त कर दी है। माहिरीन की खुसूसी रिपोर्ट ने 7 मई के भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की मअतली के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर भी जोर दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने सियासी मफाद के लिए खित्ते को आग में धकेला। एक और अहम खबर, 9 मई केस का एक और फैसला सामने आ गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज टीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। हस्बे रिवायत शाह महमूद कुरैशी को यहाँ भी क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि शाह महमूद कुरैशी की बरीयत उन्हें रिहाई भी दिलवा सकेगी। मलिक साहब, आपकी ये वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जरा बात का आगाज सर यहीं से कर लेते हैं। आज जो रिपोर्ट आई पहलगाम हमले और ऑपरेशन संदूर पर, जो यूएन रिपोर्ट, इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके ऊपर फतह की मोहर लग गई। भारत सबूत नहीं दे सका, सवालों के जवाब नहीं दे सका। लेकिन सर, जो इस रिपोर्ट में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी ना, वो ये कि जिम्मेदारों के तयन की बात हुई है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो स्टांस है वो इट स्टैंड्स विंडिकेटेड। ऑब्वियसली जो हमने हमारा जो स्टांस था इस तमाम तर चीज़ के ऊपर, उस पर तो यूएन ने भी मोहर साबित कर दी है। उनकी जो रिपोर्ट है वही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि ये पहलगाम वाला तमाम तर जो वाक़या था, ना तो इसके सबूत थे, ना अपने दोस्तों को सबूत दिए, दोस्त ममालिक को, न ही कोई ऐसा एविडेंस जो है वो सामने आया। और वाक़तन ये जो भारत पे खाली इल्ज़ाम तराशी नहीं, भारत के साथ जो भारत का चेहरा बेनकाब किया है पाकिस्तान ने, तो मई के बाद वो वाज़े तौर पे पूरी दुनिया को नजर आ गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। और उसकी जो एक झूठा और प्रोपेगेंडा भारत जो करता है, और वो जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनकी, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाज़े तौर पे खुल के पूरी दुनिया की आंखों के सामने है कि भारत जो है एक इंतहाई निचले दर्जे का झूठा मुल्क है, जो कि अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट है ये वाक़तन साबित करती है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और वो बिल्कुल जो है अपना क्लेम सब्सटेंशिएट करते हैं सबूतों के साथ। हमने तमाम तर चीज़ें ये बताई कि ऐसी जो इन्होंने ये तमाम तर मामला पहलगाम के बाद किया, पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की, एक बहुत ही ओछी हरकत इन्होंने की, और उसके बाद ना उसके सबूत दिए, और उन 42 लोगों के हवाले से भी। तो ये बिल्कुल कहने पे फंदा है, ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के गले में फिट होता है। एब्सोल्युटली सर, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी इसे भी भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी इस पर करार दिया गया है। सालिसी अदालत का फैसला भी आ चुका है। अब क्या सोच रहा है सर पाकिस्तान, किस तरह से इसे टैकल करेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान फर्मली बिलीव्स इन ए रूल बेस्ड ऑर्डर, और उसके साथ मल्टीलैटरल्स में हम बिलीव करते हैं। दीगर अब जो भी ममालिक हैं उन्होंने तो ये देख लिया कि ये तमाम तर जो सिलसिला सिंतास मुआहदे के हवाले से है, जिसको गैर कानूनी तौर पे जो भारत ने होल्डिंग एंड अबेयंस या सस्पेंड किया हुआ है, जो भी उसको नाम दे लें, हमने तो बिल्कुल वो पूरी जंग लड़ी। इवन आपको याद होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पे भी जो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, वहां से भी फैसला आया। उन्होंने कहा ये वायलेशन है उस ट्रीटी की, कि आपने उसको जो है कैंसिल करने की कोशिश की या सस्पेंड करने की कोशिश की, या उसको अबेंस में आपने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे वाज़े तौर पे तो आपके सामने तमाम तर वो चीज़ें हैं। अब बिल्कुल इसके साथ जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे इस रिपोर्ट के बाद भी, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी वो चीज़ आई, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी जो है। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं आगे। सर, ऑपोजिशन का कल से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। पिछली दफ़ा तो होटल में कर रहे थे, आप लोगों ने रोक दिया था, इस बार वो केपी हाउस में कर रहे हैं। तो पहले तो ये कि कल तो कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, और इसी का ज़िमनी सवाल ये कि अगर वहां से किसी एहतजाजी तहरीक वगैरह का आगाज होने का ऐलान होता है तो फिर कैसे टैकल करेंगे? इसकी आपने काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? देखिए, बिल्कुल अगर कोई ये समझता है कि वो जलाओ घराओ इंतशार फैलाने या धरनों की सियासत को फरोग देगा, तो उनके साथ तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और ये वाज़े एक पॉलिसी है, और वाज़े तौर पे हमने इस चीज़ का
बिल्कुल उनको बताया है कि अगर बगैर किसी दरख्वास्त के, बगैर किसी इजाज़त के अगर आप किसी किस्म का जो है एहतजाज जिसकी इजाज़त नहीं है कि आप गैर कानूनी तरीके से ना कोई आप दरख्वास्त दें, ना कोई आप इजाज़त लें, और जिधर आपका दिल करे, जब आपका मन करे, आप वहाँ पे धरना भी दें, वहाँ पे इंतशार भी फैलाने की कोशिश करें, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। अब इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर जो आपने केपी हाउस की बात की, तो बिल्कुल एक नहीं 100 कॉन्फ्रेंसेस कर लें, लेकिन बात तो ये है कि बात तो फिर भी हुकूमत के साथ बैठ के ही करनी पड़ेगी। चाहे किसी जमात को दावत दे लें, हुकूमत के इत्तेहादियों को दावत दे लें। अच्छा मलिक साहब, मुज़ाकरात की बातें सर एक बार फिर हो रही हैं। कोट लखपत जेल में कैद जो रहनुमा हैं उनका भी एक खत सामने आया। फिर अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर थी 2 रोज पहले कि इस बार मुज़ाकरात का जो सारा जोर है वो डियाला के बजाय कोट लखपत पर है, और हुकूमत से और एक अहम शख्सियत से राब्ते का उन्होंने जिक्र किया है। तो क्या बैकडोर कोई बातचीत चल रही है किसी किस्म की मुज़ाकरात? आप दुरुस्त कह रही हैं, और इसमें बिल्कुल मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्लियामेंट की राहदारियों में जो सिटिंग मेंबर्स हैं इनके, सेनेटर्स कह ले या एमएनएस कह ले, वो हमसे मुतवातिर तौर पे गाहे बगाए वो चल बात करते हैं, हमें बिठा के भी बात करते हैं, हुकूमती अरकान से भी उनकी बातचीत होती है, और वो यही कहते हैं कि खुदारा कोई रास्ता निकालें, अब हमारी सियासतें और बानी पीटीआई जो अपनी सियासत है वो बंद गली में ले गया है। मलिक साहब, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं सर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो ये मेंबर्स की तरफ से तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफ द रिकॉर्ड जो है हमसे बात की जाती है, पार्लियामेंट के अंदर भी बात की जाती है, और इसी तरह जो राहदारियां हैं उसमें भी बात की जाती है। तो कहने का मकसद तो यही है कि बिल्कुल सब चाहते हैं कि बातचीत का बाब जो है वो खुले, जो बातचीत का रास्ता है वो हमवार होना चाहिए, और इसी हवाले से स्पीकर ने भी, वजीर आजम ने भी, और गाहे बगाए हमने मुतअद्दिद दफा इनको हमने मुज़ाकरात की दावत दी, और आखिरी दफा तो स्पीकर साहब ने दी। चलिए, वो अहम शख्सियत कौन है उनका तो बता दें। देखिए, अब सारी बातें आप मेरे से टीवी शो के अंदर मत पूछें। हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अच्छी की उम्मीद करते हैं, और कोशिश यही होगी कि कोई एक बेहतर जो रास्ता है मुज़ाकरात की हवाले से या बातचीत के हवाले से, वो उसको आगे सिलसिले को बढ़ाया जाए। और बिल्कुल डियाला के जो बासी हैं 804, वो तो नहीं चाहेंगे। मलिक साहब, मेरे लिए सिचुएशन दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले आप ही थे जो गवर्नर राज की बात कर रहे थे संजीदगी से सोचने के, लेकिन आज आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं सर। जी, कोशिश है। अब वो बेल मंडे चढ़ती है या नहीं चढ़ती है वो देखने की जरूरत है, लेकिन ये देखें ना, उनकी अपनी पार्टी के अंदर इस चीज का जो है वो इदराक है कि अब इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुखालिफ हम बयानियां बनाएं और फिर पाकिस्तान में रह के सियासत भी करें। इस चीज का इदराक हो चुका है। और आपने जो गवर्नर राज की बात की, तो उसके बाद आप देखें कि सीएम केपी के भी जो हैं उनकी भी माशाल्लाह, मैं तो अच्छी कहूंगा कि अच्छी बात है कि उनके भी टोन और टेनर या उनका जो डिमीनर है या बिहेवियर है या उनके लहजे में भी नरमी आई है, तो ये अच्छी खुशाइन बात है। वो बिल्कुल वफाक के साथ जो है जिन इश्यूज पे तावन करना चाहिए बिल्कुल वो कर भी रहे हैं, और नजर को काउंटर टेररिज्म के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से। अच्छा मलिक साहब, क्या इसमें भी सदाकत है कि आप खान साहब से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्यादा मौजू समझते हैं मुज़ाकरात के लिए, और फिर ये जो आज उनकी बरियत हुई है ये भी फिर कैसे सिलसिले की एक कड़ी है सर? देखिए, इसकी बरियत के हवाले से तो देखें उसका कोई कनेक्शन या कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और बिल्कुल अच्छी मौजू शख्सियत हैं। और ये जो लोग कोट लखपत में हैं वो भी यही चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि बातचीत से ही तमाम तर मामला जो हैं वो हल नहीं हो सकता कि आप तसादम का रास्ता अख्तियार करें। एक और सवाल मलिक साहब, ये कि फैज हमीद की सजा से पहले तक आप तमाम लोग कहा करते थे कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है, लेकिन अब सर मुबैना तौर पर आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड जो है वो फैज हमीद है। तो सर क्या कोई सबूत वगैरह सामने आए हैं या इदारे की तरफ से आप लोगों को बताया गया है कि स्टांस तब्दील हो गया है? नहीं, देखें, मास्टरमाइंड तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता है वो एक थे या दो थे मास्टरमाइंड, या इन कूट्स विद ईच अदर, या इन कोऑर्डिनेशन, या कह लें आपस में गुथम गुथा जो एक उनकी तमाम तर मामला था वो हो के उन्होंने किस तरह जो है नुकसान पहुंचाया और फिर केयरफुली प्लान किया, क्यूरेट किया, फिर उसको जो है तमाम तर मामला फिर वो अफसोसनाक वाकया हुआ 9 मई का, वो तो आपके सामने है। ऐसा तो नहीं मुमकिन हो सकता। मैंने पहले भी ये बात की कि 200 से ज्यादा मकामात पे जो है विद इन नो टाइम प्लानिंग के साथ
प्रिसीजन के साथ आपके तमाम तर लोग पहुंच जाएं ठीक। और बिल्कुल ऐसे इदारे जो जिनके दफातर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बसीयत पाकिस्तानी आज आम शहरी, तो इनको कैसे वो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल गई। तो कहने का मकसद यही है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि इदारा अभी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो देख रहा है, एविडेंस की बेस पे बात होगी और बिल्कुल कोई एविडेंस उनके सामने हुआ तो बिल्कुल इदारा जो है वो करेगा। हुकूमत के एंड से जो केसेस हैं वो 9 मई के, वो बिल्कुल जो प्रोसिक्यूशन है उसको कर रही है। सही मलिक साहब, क्योंकि आप स्टेट मिनिस्टर हैं सर, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे करने लगी हूँ। जस्टिस सादिक जहांगीरी के हवाले से कल फैसला आया, फिर रात में बाजाब्ता तौर पर उनको डिनोटिफाई भी कर दिया गया, लेकिन सर आइन के मुताबिक जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकता है ना सर, क्या आप कहेंगे? दुरुस्त कह रही हैं। कल भी मैंने एक टीवी शो पे, बल्कि 2-3 टीवी शोज पे ये बात की कि जो आइन के अंदर तरीकाकार दर्ज है वो यही है 209, लेकिन ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। अब इसमें तमाम तर जो मामला है वो किसी मिसकॉन्डक्ट के हवाले से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या फ्रॉम द वेरी आउटसेट, जो उन्होंने अभी तो एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है, एक तो डिटेल उनका ऑर्डर आएगा, वो रीजनिंग में देखूंगा। इस शॉर्ट ऑर्डर में तो उन्होंने कहा कि हमने एम्पल अपॉर्चुनिटी दी है और तमाम तर मामला, और क्योंकि वो वॉइड एब इनिशो जो एक लीगल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है वो, क्योंकि उनकी डिग्री के ऊपर जो अनॉमलीज थी वो थी, तो इसलिए वकालत, तो फिर उसके बाद बसीयत जज, ये देखें ना, एक सारी चीजें, ये एक चेन जो है वो कनेक्टेड है। अब इस चीज को देखने की जरूरत है कि वो जज साहब का डिटेल फैसला क्या आएगा, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि 200 ही किसी जज का रिमूवल होता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के। और मलिक साहब, अगर जहांगीरी साहब जज बनने के अहल ही नहीं थे तो सर फिर जो फैसले उन्होंने दिए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, और वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं तो फिर क्या वो मरात और वो तनख्वाह जो उन्होंने वसूल किया उसका क्या होगा सर? देखिए, अब ये एक बड़ी लंबी बहस और किसी और सिमत में चली जाएगी तमाम तर बहस। एक तो ये है कि जजेस जब रिजाइन भी करते हैं तो उनके फैसले बरकरार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो फैसला डिटेल आएगी, क्योंकि तफसीली फैसला अभी नहीं आया, उसमें कम से कम उस चीज को जरूर एड्रेस किया जाएगा कि उनके जो अब तक किए हुए फैसले हैं वो कहां स्टैंड करेंगे। आम फहम में या आम चीज जो रूटीन में हम चीजें देखते हैं कि वो फैसले तो स्टैंड करते हैं, तनख्वाहें और मराद की जहां तक बात है वो देखना है कि उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा फोर्जरी के हवाले से या फ्रॉड के हवाले से कोई ऐसी चीज आती है या मिस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये चीज आती है, तो फिर देखना होगा। एक दफा तफसीली फैसला आ जाए, उसकी रोशनी में जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो होंगे। और तफसीली फैसला आने के बाद क्या ये मुमकिनात में से है कि तनख्वाहें और मराद वापस ली जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, मुमकिनात में से तो मुमकिन है, और बिल्कुल क्योंकि ये ऐसा एक मामला है जिसमें बज़ाहिर तो यही नजर आता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, लेकिन फिर अगेन ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी।